स्वागत है दोस्तों करियर सेल्फ में। आज की इस वीडियो में एसपीडी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मॉडल सेट 31 से लेकर के 40 तक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहते हैं। मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहते हैं। इक्थियोलॉजी में मछलियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। विभिन्न प्रकार के घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी में किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी में किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी में किया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो जनसंख्या है सबसे पहले लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो कमेंट बॉक्स में उसको बताइएगा कि लॉर्ड मेयो कब मतलब भारत के गवर्नर थे और किस टाइम में, कितने ईस्वी में इसका वो भारत का डेमोग्राफी हुआ था। ठीक है, आप ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है, मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है कहाँ? तो तलवे में। मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे में। मानव की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? तो तलवे में होती है। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए है। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए है। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? डार्विन ने किया था। डार्विन बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने किया था। मानव शरीर के एंट अमीबा हिस्टोलिका पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका आंत में पाए जाते हैं। मानव शरीर के एंट अमीबा हिस्टोलिका पाए जाते हैं कहाँ पे? तो आंत में पाए जाते हैं। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन से हैं? तो एंट अमीबा है। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन से हैं? तो एंट अमीबा है। प्रवाल है। प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव है। प्रवाल एक समुद्री जीव है। प्रवाल आप जानते हैं, मतलब हम लोग जो उसमें देखते हैं मछली एक्वेरियम में जो रखा रहता है, ठीक है, वो एक प्रवाल का एक मॉडल है, यानी कि हम उसको डेमो बोल सकते हैं। ठीक है, प्रवाल भित्ति बहुत ही आकर्षक का केंद्र होता है, ठीक है, जिसको कोरल रीफ बोलते हैं। सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ठीक है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? आप सर्च करके उसके बारे में डिटेल से जान करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पूरा विश्व में ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, कौन से स्थान पे है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र क्या है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मापक यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो घट जाता है। सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो घट जाता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो डाउन हो जाता है सोते समय। आप याद रखिएगा इसको। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो जब दौड़ लगाते हैं कोई तो उसका रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो बढ़ जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? किस रुधिर में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो AB ग्रुप का जो रुधिर होता है, AB ग्रुप का जो ब्लड होता है, उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो ब्लड ग्रुप O जिसका भी है उसमें क्या होता है? तो एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं, यानी कि A एंटीबॉडी और B एंटीबॉडी दोनों टाइप के एंटीबॉडी O ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, किस रुधिर वर्ग को एंटीजन नहीं पाए जाते? एंटीजन, देखिए एंटीबॉडी और एंटीजन में फ़र्क है। ठीक है, तो ओ ग्रुप में एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा। O ग्रुप में जो ब्लड ग्रुप O है जिसका, उसमें एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। ठीक है, मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है, इतना याद रखिएगा। मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं ये बताइए। ये हम एक बता दे रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेल में होते हैं, हमारे सेल में होते हैं। ठीक है, और इसको एक स्वतः सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये इसमें RNA मौजूद होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या कहते हैं? पुरुषों की नसबंदी को। ट्यूबेक्टोमी क्या कहते हैं?
तो स्त्री के नसबंदी को। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। एक क्वेश्चन याद हो गया तो आपको दोनों क्वेश्चन याद होगा, वेशक और ट्यूबेक। ठीक है, इतना याद रखना, वेशक ट्यूबेक। वेशक मतलब पुरुष के लिए, ट्यूबेक के लिए स्त्री के लिए। ठीक है, मॉडल से 32 को डिस्कस करते हैं। 32 पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होते हैं, कहाँ पे स्थित होते हैं दोस्तों? तो मस्तिष्क में स्थित होते हैं। ये कभी भी पूछ सकता है, किसी भी एग्ज़ाम पूछ सकता है। ये रेलवे के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जबकि ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बुक के शीर्षक पे मत जाइए। रक्तदाब का नियंत्रण करता है, कौन करता है? अधिवृक्क करता है। रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क करता है। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, क्या है? तो जबड़ा है। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी क्या है? जबड़ा है। जबड़ा कहाँ पे है? हमारे शरीर में जबड़ा कहाँ पे है बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आइरिस का कार्य क्या है? आइरिस का कार्य पुतली के आकार को नियंत्रण करना है। आइरिस का कार्य पुतली के आकार को नियंत्रण करना है। आइरिस का कार्य पुतली के कार्य को नियंत्रण करना है। आइरिस का कार्य पुतली के कार्य को नियंत्रण करना है। त्वचा का रंग किसके कारण? मेलानिन। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। दोस्तों एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, मेलानिन हार्मोन, मेलानिन हार्मोन जिसके शरीर में ज़्यादा रिलीज होता है तो उसका शरीर थोड़ा सांवला टाइप का हो जाता है, और जिसके शरीर में मेलानिन हार्मोन कम रिलीज होता है उसका शरीर साफ होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है त्वचा होता है, जो हमारे पूरे शरीर में होते हैं। ठीक है, त्वचा के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा के ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा के ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा के ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, किस विटामिन की कमी के कारण हृदयघात, ठीक है, हार्ट अटैक होता है? हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक किसके कारण होता है? तो विटामिन B1 के कारण। आपको विटामिन B1 का मतलब नाम पूछे तो इसका नाम थायमीन होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमीन होता है। दोस्तों याद रखिएगा इस तरह से। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? आमीटर से नापी जाती है। विद्युत धारा जो है आमीटर से मापी जाती है। विद्युत धारा आमीटर से मापी जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य शरीर का ताप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कंप्यूटर वायरस होता है, क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है, आर्सेनिक 74 का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? आर्सेनिक 74, ठीक है, एक केमिकल है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ट्यूमर के उपचार में। ट्यूमर यानी कि गांठ, जो हमारे शरीर में गांठ होते हैं उसके उपचार करने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। ट्यूमर मतलब आप कैंसर मत समझ लीजिएगा। ठीक है, हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है दोस्तों? एक समान ताप को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो एक समान ताप को बनाए रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किसके संबंधित है? किससे संबंधित है? हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है दोस्तों? तो ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखेगा। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। ठीक है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। जल के बहाव को किस में मापा जाता है? जल के बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। जल के बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी की एक तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी के प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए किया जाता है। सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ओस्मियम है। सबसे भारी तत्व क्या है? तो ओस्मियम। सबसे भारी तत्व कौन सा है? ओस्मियम है। ठीक है, मोती के मुख्य अवयव है। मोती के मुख्य अवयव क्या है?
एरागोनाइट और क्या कांचीयोलिन। मोती के मुख्य अवयव क्या है? एरागोनाइट और कांचीयोलिन। ठीक है, ये दोनों मुख्य तत्व है। ठीक है, मॉडल सेट 33 को डिस्कस करते हैं। उष्मा, पहला क्वेश्चन है, उष्मा का बहुत अच्छा चालक क्या है? उष्मा का बहुत अच्छा चालक पारा है। उष्मा का बहुत अच्छा चालक पारा है। ठीक है, यहाँ पे विद्युत का नहीं पूछा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है दोस्तों? तो आप बताइए। ठीक है, और मतलब उसके बारे में बताइए कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। अब विद्युत का सबसे कुचालक क्या है? ठीक है, तो ये बताइए। और ये यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? तो उष्मा का बहुत अच्छा चालक क्या है? तो पारा है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। और स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। उष्मा का न्यूनतम संचालक होता है। उष्मा का न्यूनतम संचालक क्या होता है? शीशा होता है। उष्मा का न्यूनतम संचालक शीशा होता है। उष्मा का न्यूनतम संचालक शीशा होता है। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है क्या? तो आयोडीन। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है आयोडीन। और आपको पता होगा कि नमक में आयोडीन अलग से मिलाया जाता है। जो हमारे पास नमक आता है उस पर लिखा रहता है आयोडीन नमक, आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, तो आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहते हैं। ठीक है, वायुयानों के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा कि हीलियम गैस बहुत हल्का होता है, इसको गुब्बारे में भी भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये हीलियम गैस वायुयानों के टायरों में भी भरा जाता है। इसको याद रखिएगा इस तरह से। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन क्या होता है? सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन क्या होता है? तो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन जो है ना, वो सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन की तरह होता है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं दोस्तों। नोबेल गैसों में कौन सी वायुमंडल नहीं पाई जाती है? नोबेल गैसों में कौन सा वायुमंडल नहीं पाई जाती? वायुमंडल में नहीं पाई जाती, यानी ठीक है, नोबेल गैस जितने भी सारे हैं, जो अक्रिय गैस इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? तो वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाले गैस कौन से हैं? तो रेडॉन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अम्लवृष्टि का कारण है। अम्लवृष्टि का क्या कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये अम्लवृष्टि के बारे में किन किन को पता है? ठीक है, वो ज़रा बताइएगा, हम आपको शॉर्टकट में बता देते हैं। अम्लवृष्टि क्या होता है? तो वर्षा के माध्यम से हमारे ज़मीन पर आते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है? तो हमारे फसल, ठीक है, किसान को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचता है। ठीक है, बड़े बड़े जो पुरानी इमारत है उस सबको बहुत हानि पहुँचता है। ठीक है, उसका कलर डिसकलर हो जाता है, और ये सब मतलब एक हानिकारक केमिकल है। कौन? तो सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बारे में आप जितना डिटेल में जानते हैं उतना डिटेल में सर्च कीजिए, उसको समझिए, और इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो बहुलक प्रयुक्त होता है वह क्या है? तो पॉलीकार्बोनेट है। दोस्तों, बुलेट प्रूफ की वस्तुओं में जितने भी सारे बुलेट प्रूफ आपको देखेंगे तो बुलेट प्रूफ जैकेट मिलता है, बुलेट प्रूफ आपको कार मिलता है, वाहन मिलता है। ठीक है, तो जितने भी सारे बुलेट प्रूफ कोई भी चीज़ निर्माण होता है, ठीक है, उसमें पॉलीकार्बोनेट का यूज किया जाता है। आपको याद रखना है। स्वचालित ईंधन में स्वचालित ईंधन में हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है क्या? तो मेथेनॉल का उपयोग होता है दोस्तों। स्वचालित इंजनों में हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है क्या? तो इथेनॉल का प्रयोग होता है। कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों? तो एसिटिलीन गैस है। ठीक है, और एक दूसरा गैस है एथिलीन गैस है। ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, ये एसिटिलीन और ये एथिलीन, ये दोनों याद रखिएगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक गैस है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। शक्कर के किण्वन से बनता है। ठीक है, शक्कर के किण्वन करने से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है। शक्कर के किण्वन करने से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको किण्वन के बारे में कौन कौन जानते हैं? ठीक है, किण्वन के बारे में आप सर्च कीजिए। ठीक है, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है क्या? तो बेंजोइक एसिड प्रयोग किया जाता है। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है क्या? तो बेंजोइक एसिड प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
पदार्थ जो खाने की वस्तुओं की परीक्षण में प्रयुक्त होता है क्या है, तो सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट है। ठीक है, पदार्थ जो खाने की वस्तुओं में परीक्षण प्रयुक्त होता है वो सोडियम बेंजोएट है। एक बात बताते हैं दोस्तों, आपको जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको कुछ ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप बता दीजिए, जो 5 से 10 मिनट में हम उसको सबसे पहले क्लास में सबसे पहले उसी को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, हम सब में से जो रैंडमली होगा उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। फल शर्करा इसको भी बोलते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है, तो थायरॉक्सिन है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। यदि आयोडीन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो थायरॉक्सिन का संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, क्या किसके कारण, तो लैक्टिक अम्ल के कारण। खुले में कुछ देर रखने पे दूध क्या होता है, तो खट्टा हो जाता है। किसके कारण हो जाता है दोस्तों, तो लैक्टिक अम्ल के कारण हो जाता है। मॉडल से 34 को डिस्कस करते हैं। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन क्या होता है, तो एलीथीन होता है, एलीथीन होता है। ठीक है, एथिलीन आप इसको मत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एलीथीन है यहाँ पे लिखा हुआ। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन होते हैं कौन, तो एलीथीन। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है रेशेदार कांच का, रेशेदार कांच का। ठीक है, जो कांच रेशेदार होते हैं ना, उसका प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट में। ठीक है, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है क्या, तो कोयला। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान क्या होता है, तो कोयला होता है। हम जो है कोयला में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, पूरा विश्व में। इसको भी मतलब इसके बारे में आप सर्च कीजिएगा, देखिएगा और समझिएगा। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। आलू में ब्लैक हार्ट रोग, आलू में ब्लैक हार्ट रोग के कारण है, क्या कारण है दोस्तों, भंडारण में O2 ऑक्सीजन की कमी, भंडारण में O2 ऑक्सीजन की कमी होने पे ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। ठीक है, आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग होता है वो भंडारण में O2 ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है दोस्तों। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है, अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या होता है, सल्फर यौगिक होता है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या होता है, सल्फर यौगिक होता है। मुर्गियों के रिकेट्स रोग, ठीक है, मुर्गियों के रिकेट्स रोग ये हड्डियों में होते हैं, खास करके रिकेट्स रोग। इसका कारण क्या होता है दोस्तों, विटामिन डी की कमी होती है। रिकेट्स रोग जो हमेशा होते हैं वो विटामिन डी के ही कमी से होते हैं, चाहे वो मुर्गियों में हो चाहे इंसान में हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, समझिएगा। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास कितना होता है, ठीक है, WBC का व्यास कितना होता है, डायमीटर कितना होता है, तो WBC का जो डायमीटर है 0.007, ठीक है, मिलीमीटर होता है। WBC का डायमीटर या व्यास कितना होता है, 0.007 होता है, याद रखिएगा। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है, किसके द्वारा, तो गुर्दा के द्वारा। गुर्दा जो हमारे शरीर में है वो क्या करते हैं, यूरिया को रक्त से पृथक कर देते हैं, ठीक है, अलग कर देते हैं। एक जलीय पौधे को क्या कहा जाता है दोस्तों, हाइड्रोफाइट कहा जाता है। आप जल में जितने भी सारे पौधे को जमे हुए देखेंगे वो सब क्या कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव है, किसका मिश्रित जीव है दोस्तों, तो कवक एवं शैवाल का मिश्रित जीव है। ठीक है, लाइकेन पार्क आपको पता होगा कि रिसेंटली में लाइकेन पार्क कहाँ बना है, उत्तराखंड में बना है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है, तो ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन को पचाने का काम करता है, ये एक हेल्प का काम करता है, हेल्पिंग एंजाइम है ये। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 जो होता है उसमें क्या होते हैं, तो कोबाल्ट होते हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट होते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट होते हैं, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होते हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो रेनिन है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो रेनिन है। शरीर में ऊतकों का नियोग
होता है कहाँ, तो प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का नियोग कहाँ होता है, तो प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का नियोग कहाँ होता है, तो प्रोटीन से होता है। विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है, विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है क्या, तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है, तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। लड़ो या उरो हार्मोन कहलाता है क्या, तो एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन। लड़ो या उरो हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु क्या क्या यूज किया जाता है, एसिटिलीन का यूज किया जाता है। एसिटिलीन क्या है, एक गैस है जिसका यूज किया जाता है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए, ठीक है। फूट एंड माउथ रोग कहाँ किस में होते हैं, तो मवेशी व सुअर में सुअर जो मतलब एक जीव है उसमें होते हैं, मवेशी व सुअर में होते हैं फूट एंड माउथ रोग, ठीक है। भोजन विषाक्तता का कारण है, भोजन विषाक्तता का कारण क्या है, ठीक है, सेल्योनेला, ठीक है, सेल्योनेला बेसिलाई, ठीक है। भोजन विषाक्तता यानी कि भोजन जहरीला जो बन जाता है, ठीक है, उसका कारण क्या है, तो सेल्योनेला बेसिलाई, ठीक है। ये एक टाइप का बैक्टीरिया है जिसका कारण है। एथलीट फुट बीमारी क्या होती है, किसके कारण होती है, तो फंजाई के कारण होती है, फफूंद के कारण होती है, ठीक है। एथलीट फुट जो बीमारी है फंजाई के कारण होती है, फफूंद के कारण होती है। मॉडल से 35 डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट दोस्तों, मॉडल से 35 में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है किसमें, तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। गुणसूत्रों की संख्या में यदि परिवर्तन हो जाए तो उससे कौन सा आनुवांशिक विकार उत्पन्न हो जाता है, तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है किसका, तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल कृमि या नीमेटोड से होने वाला रोग है कौन सा, गोल कृमि या नीमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है, तो फाइलेरिया है, फाइलेरिया। गोल कृमि या नीमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है, फाइलेरिया है, ठीक है। ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है किसको, तो गुर्दे को प्रभावित करता है। ब्राइट्स रोग गुर्दे को प्रभावित करता है दोस्तों, ब्राइट्स रोग जो है वो गुर्दे को प्रभावित करता है। पेयजल को शुद्ध करने वाले 2 रासायनिक पदार्थ हैं, पेयजल को शुद्ध करने वाले 2 रासायनिक पदार्थ हैं, पोटेशियम परमैंगनेट एवं ब्लीचिंग पाउडर। पोटेशियम परमैंगनेट एंड ब्लीचिंग पाउडर पेयजल को शुद्ध करने वाले 2 रासायनिक पदार्थ हैं, पेयजल को शुद्ध करने वाले 2 रासायनिक पदार्थ हैं, पोटेशियम परमैंगनेट एंड ब्लीचिंग पाउडर। हवा से हल्की गैस का नाम है, हवा से हल्की गैस का नाम है, हवा से जो हल्का होता है उस गैस का नाम है हाइड्रोजन, ठीक है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, ठीक है। अब हमेशा आप हाइड्रोजन नहीं मारिएगा, हवा से हल्की गैस हीलियम भी होती है। हवा से भारी गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, हवा से भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है। इसीलिए सबसे नीचे मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और हमारे जो है ग्रीन हाउस को उसको गर्म करके रखता है, ठीक है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना, थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना, थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण द्रव्य के रूप में जाना जाता है किसको, तो पेट्रोल को। पेट्रोल जो है ना यार एक स्वर्ण द्रव्य के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है किसको, तो प्लेटिनम को। ये सब याद रखिएगा, स्वर्ण द्रव्य पेट्रोल, सफ़ेद स्वर्ण पेट्रोल, सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम, ठीक है। काला हीरा कोयला को बोला जाता है। इस तरह से जितने भी सारे जो मतलब उपनाम जिससे जाने जाते हैं, उपनाम के जाने जाते हैं, उपनाम के नाम से, उसको आप याद रखिएगा। वो क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार आते हैं, एग्जाम में बार बार आए भी हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो 2 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। आप इससे पहले क्वेश्चन में देखे होंगे कि मछली मतलब वो मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए। मानव शरीर के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब ये देखते हैं कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो 2 होते हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आप यदि ये क्वेश्चन सब हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो आपको पार्ट 1 में पार्ट 2 में आपको ये सब पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना आप कोशिश कीजिएगा यदि आपसे हमको हेल्प मिल रहा है तो। गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं, किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन तथा हीलियम। आपको पता होगा हीलियम एक हल्का गैस है और ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, उपयुक्त है। इसलिए गोताखोर जो मतलब समुद्र में होते हैं वो क्या करते हैं, इन दोनों गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं, ठीक है।
मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? यार ये क्वेश्चन ना मतलब इतना, लेकिन अब पुराना हो चुका है, उतना क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको याद रखिएगा, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है, जो SI मात्रक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, वो उसको जो है 1971 में लागू किया गया था। ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट की प्रमुख घटक, पोर्टलैंड सीमेंट की प्रमुख घटक क्या है? तो चूना, सिलिका और एल्यूमिना। चूना, सिलिका और एल्यूमिना जो है पोर्टलैंड सीमेंट की प्रमुख घटक है। ठीक है, चूना, सिलिका और एल्यूमिना। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्य का मात्रक जूल होता है। ये क्वेश्चन सब आने वाले संभावना में और आएंगे ही। SPD को आप इतना आसान मत समझिए। SPD एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप ये बुक पे फोकस करें। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है, 7046 के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। एक माइक्रोफोन बराबर होता है कितना के? 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोफोन, माइक्रोन, एक माइक्रोन किनके बराबर होता है? 0.001 के बराबर होता है। एक माइक्रोन 0.001 के बराबर होता है। एक पिकोग्राम बराबर होते हैं 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होते हैं। एक पिकोग्राम -10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होते हैं, याद रखिएगा। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब प्रारंभ की गई? तो 1 अप्रैल 1957 को प्रारंभ की गई, यानी कि आज़ादी के बाद ये प्रारंभ हुई थी। दोस्तों इस तरह से याद रखिएगा, आज़ादी के बाद प्रारंभ हुई थी। कितने साल बाद प्रारंभ हुई थी? तो 10 साल बाद प्रारंभ हुई थी। 1947 में आज़ादी मिला था और 1957 में 1 अप्रैल को ये क्या हुआ था? मीट्रिक प्रणाली जो है आरंभ हुआ था। इस तरह से आप क्वेश्चन को याद रख सकते हैं, मतलब इस भी को कोरिलेट करके याद रखने में बहुत आसानी हो जाती है। गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से, मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। ठीक है। ट्रेक्योमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है क्या? तो वायुयानों और मोटर की गति, वायुयान और मोटर की गति। ट्रेक्योमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है वायुयान और मोटर की गति। पौधे में वृद्धि मापक यंत्र है, पौधे में वृद्धि मापक यंत्र क्या है? तो क्रेस्कोग्राफ जो है पौधे में वृद्धि मापक यंत्र के काम करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मॉडल सेट 36 का। ठीक है। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, किसने किया था क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार? तो हमारे देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बसु, ठीक है, ये किए थे, जगदीश चंद्र बोस ने किए थे। ठीक है। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो भारत के जगदीश चंद्र बोस एक महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे, उसने किया था। ठीक है। रडार का पूर्ण रूप होता है, रडार का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है, आप याद रखिएगा, हम लोग इतना दिन रडार ही जानते थे, अब लेकिन याद रखिएगा इसका पूर्ण रूप क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है pH पैमाने से। पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है pH पैमाने से। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये तो याद होगा ही आपको। ठीक है। फिर भी समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है कौन सा? तो आइसोहेलाइन जो है समुद्र में समान लवणता को प्रदर्शित करता है। अब जैसे मान लेते हैं कि अटलांटिक महासागर है और हिंद महासागर है। ठीक है। और इसमें मतलब जहाँ पे लवणता 35% है, दोनों जगह 35% है, तो उस दोनों लाइन को डिनोट करने के लिए आइसोहेलाइन का यूज किया जाता है। इस तरह से आप समझते हैं और समझना भी चाहिए। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है कहाँ? तो अग्निशमन में वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हॉरोलॉजी का अध्ययन किया जाता है किसमें? तो समय मापन में। हॉरोलॉजी का अध्ययन किया जाता है समय मापन का अध्ययन में, हॉरोलॉजी का अध्ययन किया जाता है समय मापन में, हॉरोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन किया जाता है ट्राइबोलॉजी में। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन किया जाता है ट्राइबोलॉजी में। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी में किया जाता है। गति के नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। पार्सेक की इकाई है दूरी का। पार्सेक की इकाई है दूरी का।
1 जूल बराबर कितने होते हैं? 10⁻7 अर्ग के बराबर होते हैं। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग के बराबर होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, एक बैरल बराबर कितना होता है? 10 डेसिबल होता है। एक बैरल बराबर 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 10 डेसिबल होता है। सापेक्षिक आर्द्रता की मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहते हैं? जरूरत का नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति को क्या कहते हैं? जरूरत का नियम कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील होता है। उसका भार परिवर्तनशील होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्या होगा उस कंडीशन में? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा में लोहे और लकड़ी को समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार को गेंद को समान भार के गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। निर्वात में वस्तु हमेशा समान अवस्था में, द्रव्यमान चाहे कितना भी हो, समान अवस्था में वो गमन करते हैं। ठीक है, यह याद रखिएगा आप। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, गुरुत्वाकर्षण जब शून्य हो, ठीक है, ग्रेविटेशन जब कुछ भी नहीं हो, तो उसमें भारहीनता हो जाएगी, यानी कि उसका भार कुछ भी नहीं रह पाएगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति क्यों होती है दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार हो जाती है। 37 मॉडल सेट को डिस्कस करते हैं। तो द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है क्या? तो पृष्ठ तनाव। ठीक है, आप इसको समझिएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर, ठीक है, वायु का बुलबुला ऊपर की तरफ आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। ठीक है, आप ये घटना देखे होंगे दोस्तों, मतलब जब हम लोग पानी में कंकर भी फेंकते हैं तो नीचे से बुलबुला ऊपर की तरफ आता है, तो वैसा जो बुलबुला आता है तो वो क्या होता है? बुलबुला बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से समझिए और आगे बढ़ते हैं। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण होता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम घनत्व होता है। उनका जो घनत्व जो है ना, उसका कम होता है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है? बादल वायुमंडल में तैरने लगते हैं। ठीक है, बादल जो है वायुमंडल में इससे तैरने लगते हैं क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर ऊपर होता है? ठीक है, समुद्र में जो बर्फ़ तैरते रहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि बर्फ़ जो है पानी में नहीं डूबता है। ठीक है, तो जब समुद्र में बर्फ़ प्लवन करते हैं तो आइसबर्ग जो आइस का एक टुकड़ा है, गोला है, उसका कितना भाग समुद्र के ऊपर सतह पे होता है? तो 1/10 भाग होता है। यही कारण है दोस्तों कि हम लोग जो टाइटैनिक जहाज़ के नाम, टाइटैनिक जहाज़ के बारे में जानते हैं, उस पर फिल्म भी बन चुका है। वो जहाज़ वाले को, जो उसका पायलट है, ठीक है, उसको लगा था कि बर्फ़ का टुकड़ा छोटा है, लेकिन उसका जो है 1/10 भाग ही उसको ऊपर की तरफ दिखा था। बाद बाकी उसका बहुत सारा भाग जो है उसके नीचे में बहुत सारे बड़े चट्टान जैसे बर्फ थे, और उसी कारण दुर्घटना हो चुकी है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है। ठीक है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है किसके कारण? तो लवण के कारण अधिक होता है। ठीक है, इसीलिए समुद्र जल में तैरना आसानी होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तब जहाज़ कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, जब जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तो जहाज़ क्या होता है? तो कुछ ऊपर उठ जाता है। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा, कांच में जो प्रकाश का वेग है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 डायमेंशन में लेजर किरण बीम की सहायता से चित्र बनाने की विधि का क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। 3 डायमेंशन इसी को बोलते हैं, 3 आयाम को। ठीक है, 3D इसको, मतलब 3D तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो 3 आयाम मतलब 3D होता है। ठीक है, 3D में लेजर किरण की बीम की सहायता से चित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो होलोग्राफी कहते हैं। किस तारे का रंग सूचक होता है?
तो उसके ताप का, किस तारे का रंग सूचक होता है, उसके ताप का सूचक होता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है, तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, तो किस मतलब बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। इस ताप 160 डिग्री तापक्रम के पर क्या होता है, तो फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। जो हमारे जो सूर्य का स्कैटरिंग होता है, ठीक है, लाइट स्कैटरिंग करते हैं, उसके कारण क्या होता है, तो सूर्य लाल दिखाई देता है, ठीक है। प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। स्कैटरिंग जो है वो उसको मतलब स्कैटरिंग को ही प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार में जो होते हैं साइड मिरर लगे होते हैं दोनों साइड में, वो उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मृग तृष्णा, ठीक है, मृग तृष्णा जो होते हैं वो मरुस्थल इलाके में बनते हैं। वो क्या होते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनते हैं मृग तृष्णा। धूप के चश्मे की पावर होती है, कितनी होती है, तो 0 डायोप्टर होती है, ठीक है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन है ताप को स्थिर रखना, ताप को स्थिर रखना, तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है, तो 4 डिग्री सेल्सियस है। मॉडल से 38 को डिस्कस करते हैं। तो तेज़ हवा वाली रात में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण दर तेज रहता है इसका, ठीक है। जब हवा तेज हो तो उसमें ओस नहीं बनती है रात में, क्योंकि वाष्पीकरण दर क्या होता है, तो बहुत तेज होता है, ठीक है। जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, तो 30 से 40 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि को मापने वाला यंत्र जो है उसको डेसिबल कहते हैं, ठीक है। उसी का मतलब मात्रक है ये, ठीक है। तो इसमें मापा जाता है। तो जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, तो 30 से 40 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। जब दो लोग जोर से बातचीत करते हैं तब लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, तो 50 से 60 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे आप। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या, तो दृश्य प्रकाश को। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश को, ठीक है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगे का उत्पन्न होता है, तो अवरक्त प्रकाश तरंगे का उत्पन्न होता है, ठीक है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के प्रकाश तरंगे का उपयोग होता है, तो अवरक्त प्रकाश का उपयोग होता है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है, तो दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है, ठीक है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है, तो दाब विद्युत पर आधारित होता है। किस सूखी तेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। एक सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल अपघट्य होता है। टंगस्टन की खोज किसने किया था, तो विल्हेम सीले ने किया था। टंगस्टन की खोज विल्हेम सीले और टार बर्गमैन ने किया था। कब किया था दोस्तों, तो 1781 में किया था। टंगस्टन की खोज किसने किया था, विल्हेम सीले और टार बर्नमैग ने किया था, ठीक है, 1781 में। हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का होता है, हेलोजन लैंप का तंतु जो है किस मिश्र धातु का होता है, टंगस्टन एवं सोडियम का। हेलोजन लैंप का तंतु जो होता है वो किस मिश्र धातु का होता है, टंगस्टन एवं सोडियम का। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है, तो 10⁻⁶ ओम। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है, तो 10⁻⁶ ओम। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस होती है। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्त बल्ब, फ्लोरेसेंट
ट्यूब प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड या नियॉन भरी जाती है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड या नियॉन भरी जाती है। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा के में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। प्रत्यावर्तित धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में प्रयुक्त करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य धारा का डायरेक्ट करंट डीसी को प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इन्वर्टर कहते हैं। दृश्य धारा का डायरेक्ट करंट जो डीसी को एसी में बदलता है उस परिवर्तित युक्ति को क्या कहते हैं? डीसी को एसी में बदलने वाले प्रयुक्त युक्ति को क्या कहते हैं? तो इन्वर्टर कहते हैं। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। ठीक है, नाभिकीय संलयन है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक है। मॉडल से 39 को देखते हैं। परमाणु रिएक्टर क्या है दोस्तों? तो आणविक भट्ठी है। परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्ठी है। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं अत्यधिक उच्च तापक्रम के मापने के लिए। पायरोमीटर का उपयोग करते हैं अत्यधिक उच्च तापक्रम को मापने के लिए। ठीक है। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर के इलाज में। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का उपयोग किया जाता है ट्यूमर के इलाज में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंत की रोगी को निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? आंत के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। कौन सा? तो थोरियम। थोरियम जो है प्रचुर मात्रा में महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन उपलब्ध है। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो मोनाजाइट। मोनाजाइट जो है मुख्य स्रोत है। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। ठीक है। पृथ्वी का आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। पृथ्वी का आयु मापन यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जीवाश्मों मृत पेड़ पौधों के आयु निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो समस्थानिक C14 का कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्मों मृत पेड़ पौधों के आयु निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो समस्थानिक C14 का उपयोग किया जाता है। ठीक है। C14 समस्थानिक की खोज किसने की थी? F किल्बी ने की थी। C14 समस्थानिक का उपयोग खोज जो है किसने की थी? F किल्बी ने की थी। कोबाल्ट 16 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है दोस्तों? तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 16 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा बीटा एवं गामा किरणें। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा एवं गामा किरणें। रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा बीटा एवं गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अतिचालक का लक्षण है क्या? अतिचालक का लक्षण है अनंत पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण है अनंत पारगम्यता। ठीक है। अतिचालक का लक्षण है अनंत पारगम्यता। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीकार्बोनेट प्रयुक्त होता है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेट प्रयुक्त होता है। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो डेमलर ने की थी। डेमलर एक साइंटिस्ट है जो गैस इंजन की खोज की थी। लेजर का पूर्ण रूप है, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइट एप्लीफिकेशन बाय सिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लाइट एप्लीफिकेशन बाय सिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लेजर का फुल रूप मतलब फुल फॉर्म है। ठीक है, रडार का आविष्कार कौन था? रडार का आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन था। ठीक है, रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन था। ठीक है, परमाणवीय नाभिक को किसने खोजा था? परमाणवीय नाभिक को रदरफोर्ड ने खोजा था। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो पॉली ने की थी। न्यूट्रॉनों की खोज पॉली ने की थी। कब? तो 1930 में की थी। न्यूट्रॉनों की खोज पॉली ने की थी, 1930 में की थी। मॉडल सेट 40 को देखते हैं, 40 को देखते हैं। हीलियम के नाभिक में होते हैं क्या होते हैं दोस्तों? हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे भारी
प्राकृतिक तत्व क्या है, तो यूरेनियम है। यूरेनियम का भी प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो परमाणु भट्ठी में किया जाता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है, तो यूरेनियम है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या, तो क्रोमियम की मात्रा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है क्या, तो ग्रेफाइट। ठीक है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है क्या, तो ग्रेफाइट प्रयुक्त होता है। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होते हैं कौन, तो फ्लोरीन। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होते हैं तो फ्लोरीन होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है क्या, तो वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है क्या, तो वायुमंडल। अम्ल वर्षा का मुख्य घटक क्या है, तो SO2 है। अम्ल वर्षा का मुख्य घटक SO2 है। शक्कर का किण्वन से क्या बनता है, तो इथाइल अल्कोहल बनता है। शक्कर का किण्वन से क्या बनता है दोस्तों, तो इथाइल अल्कोहल बनता है। जीव विकास इवोल्यूशन को सबसे पहले किसने समझाया, तो लेमार्क ने समझाया। जीव विकास एवोल्यूशन को सबसे पहले किसने समझाया, लेमार्क ने समझाया। रेडियोधर्मी तत्वों से किरणें निकलती है। रेडियोधर्मी तत्व से किरणें निकलते हैं, 3 प्रकार के किरणें निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। रेडियोधर्मी तत्वों से किरणें निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, 3 प्रकार के किरणें निकलते हैं। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा क्या होता है, तो प्रकंद होता है। प्रकंद जो है हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा होता है। ठीक है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। रक्त में लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, बल की परिभाषा न्यूटन किस गति के नियम पर से प्राप्त होती है, तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम से प्राप्त होती है बल की परिभाषा। बल की परिभाषा जो है F बराबर ma। ठीक है, F इक्वल्स ma। ठीक है, ये जो है F इक्वल्स ma। ठीक है, ये जो है बल के प्रथम नियम से, मतलब न्यूटन के प्रथम गति के नियम से प्राप्त होती है। कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर लगभग होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, लाल, हरा और नीले रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है दोस्तों, तो सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। लाल, हरा और नीले रंग को मिलाने पर सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में पूर्ण मरीचिका दिखाई देता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है, तो फ्रेऑन उपयोग किया जाता है। फ्रेऑन उपयोग किया जाता है। ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव भरा जाता है, तो फ्रेऑन भरा जाता है दोस्तों।